तो देखिए ये मनुष्य के आहार नाल का चित्र है। मनुष्य का आहार नाल मुख से शुरू होती है। मुख एक छिद्र होता है जो एक गुहा के अंदर खुलता है, इसको मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी पीछे की तरफ एक टिकनुमा संरचना में खुलती है, ग्रसनी इसको कहते हैं। ग्रसनी गले से होते हुए वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और एक नली के द्वारा प्रवेश करती है। इस नली को ग्रास नली या ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस वक्ष गुहा में डायाफ्राम के नीचे जाकर के बाएं तरफ एक थैली में खुलती है। इस थैली को आमाशय या स्टमक कहते हैं। स्टमक नीचे की तरफ एक यू-नुमा नली में खुलता है, इसको ग्रहणी या डिविनम कहते हैं। ग्रहणी पीछे की तरफ एक कुंडलित नलिकाकार संरचना या कुंडलित नलिका में खुलती है, इसको आंत या इंटेस्टाइन कहते हैं। यह आंत दो भागों में बटी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यह संक्षेप में आहार नाल की संरचना है। अब देखिए आहार नाल की संरचना के बाद इसका दूसरा जो टॉपिक है वह है आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। तो इससे पहले मनुष्य के पोषण के अंतर्गत कितने चरण हैं उसको देख लीजिए। मनुष्य के पोषण के अंतर्गत या मनुष्य के पोषण में मुख्यतः 5 चरण है। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है भोजन का पाचन, तीसरा है स्वांगीकरण। सॉरी, तीसरा स्वांगीकरण नहीं है। पाचन के बाद जो तीसरा है भोजन पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण और लास्ट 5वां है मल त्याग या मल त्याग को वही क्षेपण भी कहते हैं। तो ये मनुष्य के पोषण के अंतर्गत एक कुल 5 चरण है। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग या बहिक्षेपण। पहला देखिए भोजन के अंतर्गत भोजन को ग्रहण किया जाता है। यह कार्य मुख के द्वारा होता है। हम मुख के द्वारा भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में पहुंचने के पश्चात भोजन को चबाया जाता है, भली भांत चबाया जाता है। तत्पश्चात इसको निगला जाता है। निगलने के बाद यह भोजन का टुकड़ा ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में पहुंच करके यह संचित होता रहता है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है और जो पचा हुआ भोजन आमाशय से आगे पहुंचता है, यानी आंत में पहुंचता है। आंत में भी भोजन का पाचन होता है। इसके साथ साथ आंत में पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी होता है। ये अवशोषित पदार्थ रुधिर में पहुंचते हैं और रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचते हैं और शरीर की कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार इनको रुधिर से ग्रहण कर लेती हैं और अपने विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करती हैं। इसको स्वांगीकरण कहते हैं। आहार नाल के अंदर भोजन के पाचन के पश्चात जो अपाच्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह
आहार नाल के अंतिम भाग जिसको मलाशय कहते हैं, मलाशय में जाकर के एकत्र होता रहता है और समय समय पर इसको बाहर त्याग दिया जाता है। इसको मल त्याग या वही क्षेपण कहते हैं। ये पोषण के विभिन्न चरण हैं। इसलिए एक जो पोर्शन है भोजन का पाचन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको देख लीजिए, भोजन का पाचन, पाचन की परिभाषा भी पूछी जाती है। परिभाषा देखिए, आहार नाल के अंदर जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन का पाचन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है यांत्रिक पाचन, दूसरा चरण है रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन के अंतर्गत मुख गुहा में भोजन को चबाना, भोजन को निगलना तथा आहार नाल में भोजन का आगे की तरफ खिसकना आता है। आहार नाल में भोजन के आगे की तरफ खिसकने के लिए एक गति उत्पन्न होती है। इस गति को तरंग गति कहते हैं या अंग्रेजी में इसको क्रमानुकुंचन कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो यह जो क्रमानुकुंचन होता है पूरे आहार नाल में क्रमशः उत्पन्न होता है और धीरे धीरे भोजन आगे की तरफ खिसकता चला जाता है। इसके अलावा आमाशय में एक और गति होती है जिसके कारण आमाशय में उपस्थित भोजन गैस्ट्रिक जूस या जठर रस से भली भांति मिल जाता है। उस गति को मंथन गति कहते हैं। इसके बाद आहार नाल में भोजन का रासायनिक पाचन होता है। यह भोजन का रासायनिक पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियों से स्रावित लार आता है। जब मुख गुहा में भोजन आता है उसी समय लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और इनसे लार स्रावित होकर के मुख गुहा में चला आता है। मुख गुहा के अंदर लार के कई कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह भोजन को चबाने में सहायता करता है तथा निगलने में सहायता करता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जिसको टाइलिन कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी यानी फायरिंग्स में पहुंचता है। फायरिंग्स में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। फायरिंग्स या ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में लगभग 2.5 से 3 या 4 घंटे तक यह भोजन आमाशय में उपस्थित रहता है। इस दौरान आमाशय से निकलने वाला एक रस जिसको जठर रस कहते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। आमाशय की भित्ति में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस के अंतर्गत प्रमुख 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है पेप्सिन जो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यह पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोजेज और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। वसा पाचक एंजाइम होता है जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। यह वसा की कुछ मात्रा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। इसके अलावा जठर रस में एक अम्ल भी पाया जाता है जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह HCl सबसे पहले भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में उपस्थित एंजाइम सक्रिय हो सके। पेप्सिन जो होता है वह निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, इसको पेप्सिनोजन कहते हैं और अम्लीय माध्यम में ही यह सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और यह अम्लीय माध्यम HCl के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका पहला कार्य है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में चेंज होकर के प्रोटीन का पाचन करे। इसके अलावा HCl भोजन में उपस्थित जो कड़े भोज्य पदार्थ होते हैं उनको ढीला करता है ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। इसके अलावा भोजन में उपस्थित यदि कोई बैक्टीरिया आती है या रोगाणु आते हैं तो नष्ट करने का अधिकार। इसके
इसके बाद भोजन आमाशय के अंदर भली भांति जठर रस से मिल जाता है और यह एक विशेष प्रावस्था में पहुंचता है जिसको काइम कहते हैं। यह काइम छोटे छोटे भागों में ग्राणी में प्रवेश करता है। ग्राणी यानी ड्यूडिनम में 3 पाचक रस आते हैं। पहला यकृत से स्रावित पित्त रस, दूसरा अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस और तीसरा खुद ड्यूडिनम की भित्ति से स्रावित आंतरिक रस। ड्यूडिनम की भित्ति और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में एक पाचक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आंतरिक ग्रंथि कहते हैं। इस आंतरिक ग्रंथि से आंतरिक रस का श्रावण होता है। 3 पाचक रस इसमें आते हैं। तो पित्त रस के अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रिया में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले आमाशय से आए हुए भोजन का जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। यह पित्त रस उस माध्यम को समाप्त करता है, अम्लीय माध्यम को समाप्त करता है और भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। यह क्रिया पित्त रस में उपस्थित जो लवण होते हैं वह करते हैं। यानी पित्त रस में उपस्थित लवण भोजन के माध्यम की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं तथा भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। इसके अलावा पित्त अम्ल के जो लवण होते हैं भोजन में उपस्थित वसा का इमल्सीकरण करते हैं, जिसके कारण उसका पाचन और अवशोषण आसान हो जाता है। इसके अलावा अग्नाशयी से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी रस को एक पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दिया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन के सभी पोषक पदार्थों को पचाने वाले पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड पाचक एंजाइम, ये सभी के सभी एंजाइम अग्नाशयी रस में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। आंतरिक रस के अंतर्गत चूंकि जठर रस और अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइमों के पाचन के बाद जो बड़े अघुलनशील अणु बचते हैं उनको सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने का कार्य आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम करते हैं। यह एंजाइम अंत में सभी पोषक पदार्थों को सरल, घुलनशील एवं अवशोषण योग्य बना देते हैं। भोजन के रासायनिक पाचन के पश्चात पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। इसके लिए छोटी आंत विशिष्टीकृत होती है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको रसांकुर कहते हैं। यह रसांकुर पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। धन्यवाद। चाहे श्वसन किसी भी विधि से हो, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो वायवीय जीवधारी होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह वातावरण से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। जो जलीय जीवधारी होते हैं वह जल के अंदर रहते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही प्राप्त करते हैं। यानी